ये कहानी एक गांव की है जहां सभी लोग अपना गुजारा करने के लिए खेती करते थे और खाना खाने के लिए गांव के मुखिया के ढाबे पर जाते थे। ढाबा मुखिया का था और उसकी दुकान पर एक नौकर भी काम करता था जिसका नाम भोला था। भोला, अपनी दुकान पर फिश करी इतनी महंगी क्यों देते हो? हम चाहें तो इसे सस्ता भी दे सकते हैं। हाँ मुखिया जी, हम सस्ता दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है गांव में कोई और दुकान ही नहीं है। मुखिया को अपनी ताकत का घमंड था और वह गांव वालों पर दबाव बनाता था। मैं ही मुखिया हूँ। अगर कोई और दुकान खोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी दुकान बंद करवा दूंगा। गांव वालों को यहीं आना पड़ेगा। गांव के लोग मजबूरी में उसी ढाबे पर आते थे क्योंकि दूर जाकर खाना उनके लिए महंगा पड़ता था। अब दुकान का ध्यान रखना, मैं घर जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने सुना है तुम बहुत घमंडी हो। आप चिंता मत करो मुखिया जी, मैं ग्राहकों से प्यार से बात करूंगा। मुखिया वहां से चला जाता है। अब भोला अपने मुनाफे के लिए फिश करी और महंगी बेचने लगता है। भाई, एक प्लेट फिश करी लगा दो और बताना एक प्लेट कितने की है, इतनी महंगी? एक प्लेट 250 रुपए की है, साथ में 3 रोटियां हैं और बड़ी बड़ी फिश मिलेंगी। क्या फिश में सोने की परत मिलाकर बेच रहे हो? ग्राहक मजबूरी में सोचने लगता है क्योंकि गांव में कोई और ढाबा नहीं था। इतने पैसों में तो मैं 2 दिन आराम से खा सकता हूँ। फिर भी भूख लगी है, लगा दो एक प्लेट। वह खाना खा लेता है। उसी गांव के दूसरी तरफ मधु अपने माता पिता के साथ रहता था। माँ, मुझे 200 रुपए दे दो। आज दोस्त के साथ बाहर फिश करी खाने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सिर्फ 200 में ही खाना? माँ उसे 400 रुपए दे देती है ताकि अगर कुछ और पसंद आए तो खा सके। 400 क्यों? मैं तो कहता हूँ पूरा घर ही क्यों ना दे दो। किशोर के पिता ये सब सुन रहे थे। बेटा, मेहनत क्यों करना? हम तो हर चीज बिना मेहनत के बैठे बैठाए दे देते हैं। मधु को अपने पिता की बात चुभ जाती है। सच में पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो समझता था आपका दिल पत्थर का है। पिता को गुस्सा आ जाता है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक एक भी काम शुरू नहीं किया। कब तक माँ बाप के पैसों पर घूमता रहेगा? कुछ तो काम कर। माँ बीच में समझाने आती है। बेटा, ध्यान मत दे। पिताजी थोड़े गुस्से में हैं। जाओ बाहर, लेकिन अब सोचो कि जिंदगी में क्या करना है। जा, तू बाहर जा रहा था ना? हाँ, जा जा बाहर जा। किशोर जिम्मेदारियों से दूर भागते रहता था। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। इतना कहकर मधु घर से निकल जाता है। अभी मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, फिर पूरी रात इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मधु अपने दोस्त संगीत से मिलने जाता है। क्या हुआ भाई? आज तो आने में बड़ी देर कर दी। मेरे पेट में तो चूहे कूद कूद कर कह रहे हैं, जल्दी से फिश करी खाने चलो। पैसे मांगने मम्मी के पास गया था, देखा तो पापा भी बैठे थे। फिर तुम जानते ही हो पापा को, 200 रुपए के साथ साथ 400 बातें भी सुना दी। हाँ, मेरे घर पर भी यही होता है। सब यही कहते रहते हैं, कुछ काम कर, कुछ काम कर। लेकिन करें भी तो क्या करें, खेती का काम होता नहीं। सही कह रहा है भाई, कोई और काम भी नहीं है। चलो, अब मटन करी खा लेते हैं। तभी दोनों दोस्त मुखिया के ढाबे की तरफ जाने लगते हैं। देखो, मैं 400 रुपए लाया हूं और तुम 200 रुपए। अब हम एक एक प्लेट फिश करी खाएंगे और बचे पैसों से कल कुछ खाएंगे, ठीक है? सुनो भाई, यहाँ 200 रुपए का कुछ नहीं मिलता। एक प्लेट फिश करी 250 रुपए की है। 200 रुपए में तो बस रोटी मिलेगी। क्या बात कर रहे हो? हम यहाँ रेगुलर आते हैं। कल तक तो 200 रुपए की फिश करी थी, अचानक 250 रुपए कैसे हो गई? इतनी महंगाई बढ़ गई है, गरीबों को 250 रुपए में फिश करी और रोटी मिल रही है, वही बहुत है। 200 रुपए का है तो वही दे दो, वरना हम चलते हैं। बाकी कस्टमर को मत भड़काओ। ठीक है, जैसी मर्जी। दोनों दोस्त नाराज होकर वहां से चल देते हैं। बात करने की तमीज तो है नहीं। चलो दोस्त, कहीं और खाने का देखते हैं। दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं। जाओ जाओ, गांव में कुछ और खाने को होगा, तब देखेंगे। रास्ते में मुखिया खेतों में काम देख रहा होता है। वह दोनों की बातें सुन लेता है। अब क्या करें? कहाँ खाने जाई? इस फिश करी में तो एकदम लूट मचा रखी है। अब क्या खाएंगे? ये सब सुनकर मुखिया पीछे से दोनों को बुलाता है। अरे सुनो, तुम लोग जरा यहाँ आना। क्या हुआ मुखिया जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सुना आप फिश करी जैसा कुछ एक ही जगह मिलती है। हाँ मुखिया जी, कल तक जो फिश कड़ी 200 की मिलती थी, आज 250 की मिल रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? वो मेरा ही ढाबा है, वहाँ 200 की ही फिश कड़ी मिलती है। लगता है भोला मेरे पीठ पीछे कुछ
झोल कर रहा है। हाँ मुखिया जी, जाओ और अपना ढाबा संभालो। अब हम उस ढाबे पर दोबारा नहीं आएंगे भाई। ये सुनकर मुखिया गुस्से से आगबुला हो जाता है। गांव की एकमात्र फिश करी की दुकान पर आज माहौल कुछ तनाव भरा था। तू यहाँ एक प्लेट मटन करी 250 रुपये में बेच रहा है। तुझे मेरी ही दुकान मिली है अपना मुनाफा कमाने के लिए। मुखिया जी, इसमें मेरा मुनाफा कहाँ है? मुनाफा तो आपका ही है मुखिया जी। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन लगता है आपको पहले ही सब पता चल गया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा मुनाफा कैसे है? भोला अपनी बात समझाने लगता है। मुखिया जी, जब हम 200 रुपये की फिश करी देते थे, तब हमारा मुनाफा 100 रुपये का होता था। लेकिन अब 250 की प्लेट में हमारा मुनाफा 150 रुपये का हो रहा है। सुबह से ग्राहक दुकान पर आ तो रहे थे, लेकिन कई लोग दाम सुनकर लौट भी रहे थे। गांव में तुम्हारी ही दुकान है, लोग जाएंगे भी तो कहाँ? लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये बहुत महंगा पड़ रहा है। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है। कल तक मटन करी 200 में मिलती थी, आज 250 क्यों हो गई? एक ही दिन में 50 रुपए कैसे बढ़ गए? दूसरी ओर चाय की टपरी पर मधु अपने दोस्त के साथ बैठा था। तेरे पापा पहले फिश रोटी का ठेला लगाते थे ना, फिर वो ठेला बंद क्यों हो गया? सुबह से सुन रहा हूँ 250 रुपए की प्लेट में फिश करी मिल रही है। इतनी लूट क्यों मचा रखी है? हम भी वहीं से आ रहे हैं। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन गांव में कोई दूसरी दुकान भी नहीं है। भूख ने सबको मजबूर कर दिया था। इसी बीच बात निकलती है मधु के पिता की। तेरे पापा पहले फिश रोटी का ठेला लगाते थे ना, फिर वो ठेला बंद क्यों हो गया? मोहन की बात सुनकर मधु कुछ देर चुप रहा। फिर उसे अपने पिता की पुरानी बातें याद आने लगीं। हाँ, मेरे पापा पहले फिश रोटी का ठेला लगाते थे। पूरा गांव उनकी बनाई फिश रोटी की तारीफ करता था। अगले दिन मधु अपने पिता से सीधे बात करने का फैसला करता है। पापा, मैंने सुना है आप पहले फिश रोटी का ठेला लगाते थे। लोग कहते हैं आपकी फिश रोटी पूरे गांव में मशहूर थी। फिर आपने ठेला बंद क्यों कर दिया? हाँ बेटा, सही सुना तुमने। एक समय था जब गांव में सब मेरी ही दुकान पर आते थे। लोग उंगलियां चाटते नहीं थकते थे। तो फिर पापा, अगर इतना अच्छा चलता था तो बंद क्यों किया? विश्वनाथ की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। बेटा, उसी समय मुखिया की भी फिश करी की दुकान थी, लेकिन लोग उसकी दुकान छोड़कर मेरे पास आने लगे। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ पापा? एक रात मेरे ठेले में आग लगा दी गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। ये सुनकर मधु की मुट्ठियां कस जाती हैं। फिर आपने दोबारा ठेला क्यों नहीं लगाया? उसी समय तुम बीमार पड़ गए थे बेटा। इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए। हिम्मत ही नहीं बची दोबारा शुरू करने की। मधु अब फैसला कर चुका था। पापा, अब मैं फिश रोटी का ठेला फिर से लगाऊंगा। आप बस मुझे फिश रोटी बनाना सिखा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम ठान लो बेटा तो मैं जरूर सिखाऊंगा। अगले कुछ दिनों में विश्वनाथ मधु को फिश रोटी बनाने की हर बारीकी सिखाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर एक नया ठेला लगता है। अरे मधु, ये तो वही खुशबू है जो तेरे पापा की फिश रोटी में आती थी। हाँ मोहन, अब वही स्वाद वापस आएगा। धीरे धीरे गांव में खबर फैल जाती है। यहाँ फिश रोटी कितने की है? सिर्फ 180 रुपए की प्लेट। इतने में इतना स्वाद? अब 250 वाली फिश करी कौन खाए? मुखिया को जब ये खबर मिलती है तो उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगते हैं। लेकिन अब गांव वालों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों में मधु का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। बेटा, आज मुझे गर्व हो रहा है। ये सब आपकी मेहनत और सिखाई हुई कला का फल है पापा। मधु की फिश रोटी वाला ठेला अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए जाना जाने लगा था। सुबह होते ही ठेले के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। मधु, आज तो लाइन कल से भी लंबी है। हाँ मोहन, लगता है लोग अब महंगे दामों से तंग आ चुके हैं। इसी बीच मुखिया दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये लड़का दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरी दुकान बिल्कुल खाली हो जाएगी। दूसरी ओर गांव की औरतें भी मधु के ठेले की तारीफ करने लगी थीं। इतने कम दाम में इतना स्वाद कहीं नहीं मिलता, ऊपर से सफाई भी पूरी रखता है। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत में खाने पीने की दुकानों पर चर्चा होती है। गांव में खाने के दाम बहुत गिर गए हैं। इससे दूसरे दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। मुखिया जी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं बस ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। पंचायत में मौजूद बुजुर्ग चुप नहीं रहते। नुकसान तब होता है
जब लोग लूट करते हैं, सस्ता और अच्छा खाना देना जुर्म नहीं है। पूरी पंचायत मधु के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मुखिया पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है। शायद मुझसे ही गलती हो गई। उसी शाम मुखिया मधु के ठेले पर आता है। मधु, क्या मैं एक प्लेट फिश रोटी खा सकता हूँ? जरूर मुखिया जी, सबके लिए एक सा स्वाद है। मुखिया पहली बार वही स्वाद चखता है जो कभी विश्वनाथ के हाथों में हुआ करता था। अब समझ में आया लोग मेरी दुकान क्यों छोड़ रहे थे। अगले दिन मुखिया अपनी दुकान के दाम कम कर देता है। गांव में अब मुकाबला लालच का नहीं, गुणवत्ता और ईमानदारी का हो गया था। बेटा, आज तूने सिर्फ ठेला नहीं चलाया, तूने पूरे गांव को सही रास्ता दिखाया है। पापा, जब तक मेहनत है रास्ता खुद बनता रहेगा। जो सच्चाई और मेहनत पर चलता है वो देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। Please like, share, and subscribe.